हेलो भाई। इस वीडियो में कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ सब लोग जानते होंगे। एक बार जल्दी से आपको कूलम्ब्स लॉ बता देते हैं, पता ही होगा आपको, नहीं पता तो हम आपको समझाते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ, पहले कूलम्ब्स लॉ समझ लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ समझने के बाद उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यार देखो, कूलम्ब्स लॉ में कुछ ऐसा खास चीज़ तो है नहीं। एक चार्ज Q1 है, एक यहाँ पर चार्ज Q2 रखा है। ये दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं r डिस्टेंस का है। Q1 Q2 दो चार्ज है, r डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। और दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए जो लॉ होता है वही कूलम्ब्स लॉ होता है। Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाएगा और उस फोर्स को निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता है कि जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है वो फोर्स चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1। सिमिलरली F प्रोपोर्शनल टू Q2 भी होगा। Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है उस सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है सर। इन तीनों को अगर आपस में कंबाइन कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 2 कर दें, इसको 3 कर दें, 1 और 2 और 3 को आपस में कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आती है तो उसको हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लगाएंगे F बराबर हम K नाम का एक कांस्टेंट लगाएंगे K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और यही फॉर्मूला क्या कहलाएगा? आपका कूलम्ब्स लॉ कहलाएगा। ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म नहीं है, ये तो नॉर्मल कोई Q1 Q2 दो चार्ज रखा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन पर रखा हुआ है तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का ही फॉर्मूला है जो कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखना है। अच्छा, ये K से कन्फ्यूज मत होना, के कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। असल में ये जो के होता है, ये के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये जो के होता है के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो अगर ढंग से लिखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बार बार इतना बड़ा टर्म लिखना ना पड़े, उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ के लगा देते हैं। के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई से परिचित है, 4 जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, कांस्टेंट होता है। फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी होता है ये, ठीक है ना। मीडियम का ही कांस्टेंट होता है। फ्री स्पेस के लिए जो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं, इसको कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये मीडियम का कांस्टेंट होता है। आगे चल के जब पढ़ेंगे हम लोग तो हम लोग जानेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वैक्यूम में कूलम्ब्स लॉ कुछ और है और किसी मीडियम में कूलम्ब्स लॉ कुछ और हो गया। मतलब कि दो चार्जेस को अगर वैक्यूम में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ और है, अगर उनको किसी मीडियम में रखा जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स कुछ और है। ठीक है ना। वो सारी बात की बातें हैं। पहले तुम एप्सिलॉन नॉट समझो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ठीक है ना। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस नीचे वाला पोर्शन विजिबल है कि नहीं एक बार मैं चेक कर लूँ, जस्ट वेट। अच्छा सर, दिख रहा है। ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। इसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू ध्यान रखना, ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू होती है। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12। अच्छा, यहाँ से देख लो यूनिट क्या लगेगी। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी? जिसकी यूनिट होगी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। ठीक है ना। अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को यहाँ पे आप पुट कर दें, 4 जानते हो, पाई की वैल्यू 3.14 जानते हो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पे अगर तुम पुट कर दो तो पुट करने पर यहाँ पर क्या बनेगा? ये आएगा 9 इंटू 10⁻9। 9 इंटू 10⁻9 यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सही है ना। तो यहाँ पर हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने के बजाय सीधे सीधे यहाँ पर के लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही कूलम्ब्स लॉ है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखना है। तुम समझ गए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, मीडियम का कांस्टेंट है। फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एक टर्म और बढ़ जाएगा, एप्सिलॉन और बढ़ जाएगा। वो सारी बात की बात है। ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट है, जिसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। अगर एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पुट कर दें और पुट करके कैलकुलेट कर लें तो ये 9 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। सही है ना। तो हम लोग बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने से बचते हैं और उसके प्लेस पर के लिख दिया जाएगा और के की वैल्यू याद रहेगी हमको यूनिट के साथ। समझते हैं सर। तो ये तो कूलम्ब्स लॉ है, सब जानते होंगे। दो चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए, निकालने के लिए, फोर्स को निकालने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा।
सही है ना। देखो मान लो कि अभी यहाँ पर देखो चार्ज Q1 और Q2 सेम स्ट्रेट लाइन में से रखे हुए हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये चार्ज 3D स्पेस में रखा है, ये चार्ज 3D कोऑर्डिनेट में रखा है, 3D स्पेस में रखा हुआ है, तो उस केस में कूलम्स लॉ कैसे लगाओगे, फोर्स का डायरेक्शन कैसे बताओगे, आओ उसको समझाते हैं। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे, आप चाहें तो नोट कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, आइए मिटाते हैं डायग्राम के साथ, आपको कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझाते हैं। चलिए, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म बहुत सिंपल है। देखो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया हमने यहाँ पे ऐसे, ये एक्स एक्सिस, वाई और ये जेड। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर यार एक Q1 चार्ज है और यहाँ पर एक Q2 चार्ज है। मान लिया अपने से कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया हमने कि सर इस वाली जगह यहाँ पर एक हमारे पास एक Q1 चार्ज है और इस वाली जगह पर एक Q2 चार्ज है, जो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरह से जो है रखा हुआ है। समझते हो, क्लियर हो जाती है बात कि सर यहाँ पे Q1, कुछ इसको कर लेते हैं, ये मान लो कि सर ये Q1 चार्ज हो गया, क्या हो गया Q2 चार्ज, किसी को Q1 Q2 मान सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। समझते हैं। अच्छा, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब ये Q1 और Q2 देखो 3D स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है ना, कि कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं रखा हुआ है, 3D XYZ एक्सिस में, XYZ कोऑर्डिनेट में रखा हुआ है। इसका जगह कोऑर्डिनेट लिखेंगे आप तो x का अलग, y का अलग, z का अलग कोऑर्डिनेट होगा। सिमिलरली Q1 का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो x का अलग, y का अलग, z का अलग कोऑर्डिनेट होगा। तो 3D स्पेस में रखा हुआ है, तो हम 3D स्पेस में जब भी रखा हुआ है, लेकिन दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा। फोर्स को कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से निकालेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में जो कूलम्स लॉ की वजह से जो फोर्स, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को निकालने के लिए जो कूलम्स लॉ हम लोग यूज करेंगे, उस कूलम्स लॉ को अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है हम लोगों को। तुम समझो, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, Q1 और Q2, यहाँ पर Q1 है, पढ़ा होगा 11th में आपने, याद करिए, पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल के पोजीशन को डिफाइन करता है, वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पढ़ा होगा आपने। तो हम O पॉइंट से Q1 पर एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, हमने लिख दिया R1 वेक्टर। R1 वेक्टर क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। सिमिलरली हम Q2 का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये R2 वेक्टर हो गया। R2 वेक्टर क्या है, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर है। ये जो R2 वेक्टर हमने ड्रॉ किया है, ये R2 वेक्टर क्या है, ये R2 वेक्टर Q2 का पोजीशन वेक्टर है। समझ गए, क्लियर हुआ। एक बात बताओ, हम ये चाह रहे हैं कि हम Q1 की वजह से Q2 पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स निकालना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 निकालना चाह रहे हैं, कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कि 1 के वजह से 2 पर कितना फोर्स लगेगा वो निकालना चाह रहे हैं। एक बात बताइए, 1 और 2 के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्या यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R वेक्टर कहलाएगा क्या? 1 और 2 के बीच में जो सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्या क्या लिखा हमने कि सर ये R1 क्या है, R1 पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 है, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 है, और ये R क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन 1 एंड 2 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक, बहुत ही बढ़िया। याद करिए, आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, क्या था ट्रायंगल लॉ, याद आ रहा है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें और वेक्टर को इस तरह से लें कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो ऐसे में जो क्लोजिंग साइड ट्रायंगल की होगी, जिसको ड्रॉ किया जाएगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ, वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर देगा। पढ़ा है ना आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद आ रहा होगा आपको, मैंने बताया तो आपको याद आया होगा कि अगर हम लोग किसी भी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, सुनो, जैसे मान लो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, इसको ट्रायंगल के दो साइड से हम रिप्रेजेंट कर दिए, कुछ इस तरह से जोड़े कि पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल। तो ऐसे में जो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड होगी, जिसको किस तरह से ड्रॉ करना है, तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ जो क्लोजिंग साइड होगी, दैट क्लोजिंग साइड विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ बोथ द वेक्टर्स। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। कि अगर हम लोग किसी दो वेक्टर को ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करें, जिसमें पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो ऐसे में ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी, जिसको पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ ज्वाइन किया गया है, वही क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। सिमिलरली अगर तुम यहाँ पे देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या हम R1 को फर्स्ट वेक्टर मान सकते हैं क्या? ये R1 फर्स्ट वेक्टर है।
सिमिलरली देखो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल जुड़ा हुआ है, तो ये r क्या हो गया आपका, सेकंड वेक्टर हो गया। और क्या r2 एज अ रिजल्टेंट ट्रीट हो सकता है क्या? जैसे समझाया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का टेल और पहले के टेल से अंतिम वाले का हेड, दूसरे वाले का हेड जोड़ दो तो वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। दो वेक्टर को, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर और सी वेक्टर इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। सिमिलरली देखो ये पहला वेक्टर r1 हो गया, पहले के हेड से दूसरे का टेल जुड़ा हुआ है, r वेक्टर दूसरा वेक्टर हो गया। और r2 क्या है, पहले के टेल से दूसरे वाले के हेड की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ यहाँ लगाएं तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझिएगा, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है भैया, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग कि सर यहाँ देखिए कि सर r वेक्टर प्लस r1 वेक्टर प्लस r वेक्टर ये किसके बराबर आ जाएगा भैया, r2 वेक्टर के बराबर आएगा। तो बताओ बच्चा यहाँ से r वेक्टर किसके बराबर आ गया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। समझ में आता ही नहीं आता है। बस इतनी बात अगर आप समझते हैं कि 11th में आपने अगर पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा होगा तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एकदम सेम इसी तरह से पढ़ाया गया होगा, पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को सेम इसी तरीके से पढ़ाया गया होगा। समझते हो, इतनी बात क्लियर हुई। चलो अब हम निकालने वाले हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। वाइट इधर देखना, वाइट बोर्ड की तरफ देखोगे, F21 हम F21 निकालेंगे। F21 का मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ड्यू टू वन, सही है ना, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। चलो भैया अगर हमको फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लिखना है तो बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आज ही पढ़ाया हमने आपको। लेकिन अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, सही है ना। तो पहले हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं भैया, यहाँ देखना मैग्नीट्यूड बताओ कितना लिखें, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एकदम सही सर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको समझ में आया। लेकिन सर हमको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, ये आप किस फॉर्म में लिख रहे हो, आपको तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है भैया, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। मैं यहाँ देखिए बताता हूँ कि सर कोई भी अगर वेक्टर, यहाँ समझिए, यहाँ देखो जरा सा, कोई भी अगर सर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो उसके पास सर पहले तो मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ साथ में सर उसके पास डायरेक्शन भी होगा। तो हमें यहाँ पे लिख रहा है F21 वेक्टर, देखो कैसे लिखेंगे, K Q1 Q2 अपॉन डिस्प्लेसमेंट है Q1 Q2 के बीच में कितना दूरी है, R, यानी क्या लिखें, R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। अरे भाई मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड होगा, R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिखा हुआ है। सर ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये तो मैग्नीट्यूड, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कैसे बताएं। 11th में याद करिए आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक यूनिट वेक्टर लिखा जाता है, याद है आपको। वेक्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपने आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़ा होगा कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप लिखो, जे क्या वाई एक्सिस के लॉन्ग है तो जे कैप लिखो, जेड के लॉन्ग है तो के कैप लिखो। तो क्या था आई कैप, जे कैप, के कैप, ये आई कैप, जे कैप, के कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर था। आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप वाई एक्सिस के लॉन्ग, के कैप जेड एक्सिस के लॉन्ग, ये इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये आई कैप, जे कैप, के कैप दे आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। सर मैग्नीट्यूड 1 है तो इनका काम क्या है, काम है दिशा बताना, डायरेक्शन बताना। तो सर यहाँ पर हमने जो F21 लिखा, ये F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन हम लिख रहे हैं, तो ये हमने मैग्नीट्यूड लिखा, लेकिन अब हमको फोर्स का डायरेक्शन बताना है। और फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया आर कैप। आप यूनिट वेक्टर के बारे में जानते होंगे, 11th में हमने पढ़ा है, आप समझ, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिएगा कि भाई यूनिट वेक्टर क्या होता है। जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और ये गिवन वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। अगर हम यहाँ पर फोर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क डालने वाला नहीं है। लेकिन ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या बता रहा है, ये फोर्स के डायरेक्शन को बता रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सही। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप एकदम फैमिलियर है आप इससे, इसे समझ पा रहे होंगे आप। आई कैप, जे कैप, के कैप जैसे आई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने आर कैप लिखा। आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन जो गिवन वेक्टर है उस गिवन वेक्टर के अलॉन्ग होगा, सही है ना। अच्छा जानते होंगे कि क्या होता है फॉर्मूला यूनिट वेक्टर का, आर कैप बराबर कितना होता है, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। जो आर कैप होता है, ये आर कैप यानी यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर किसके बराबर होगा, ये आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर के बराबर होता है, सही ना। इसको बड़े ध्यान से देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। यूनिट वेक्टर आप जानते होंगे सर
इसको मिटा दें। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, क्या ये अब कंप्लीट दिख रहा है आपको? बिल्कुल कंप्लीट दिख रहा है सर। ये वाला टर्म सुनना सर, देखो सर, ये वाला टर्म अब क्या रिप्रेजेंट कर देगा? ये वाला टर्म सर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर देगा। और आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर सर, ये एक यूनिट वेक्टर है। और ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर देगा? ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर देगा। मेरा काम ही हो गया। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से मिलकर बनेगा। तो कूलम्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा तो ये टर्म मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर देगा और ये टर्म डायरेक्शन को कर देगा। थोड़ा सा और गेम खेलें इसमें। F21 वेक्टर बराबर, देखो भैया, KQ1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। आर कैप की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ? आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। सही है सर, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। अच्छा, मॉड ऑफ आर वेक्टर स्क्वायर, मॉड ऑफ आर वेक्टर क्या? आर वेक्टर क्यूब हो जाएगा क्या? तो यार देखो ऐसे F21 वेक्टर बराबर KQ1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब इंटू आर वेक्टर। ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। समझे सर? ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर, कुछ भी ऐसा खास नहीं, यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। किताबों में आपको डराने के लिए लिखा रहता है। देखिए आर वेक्टर किसके बराबर है? R2 माइनस R1। तो बुकों में, किताबों में देखेंगे आप ऐसा लिखा रहेगा KQ1 Q2 अपॉन आर वेक्टर। आर कितना बताओ? R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। समझ रहे हो ना? कुछ खास नहीं है भाई, कुछ खास नहीं है। ये यही क्या कहलाएगा आपका? यही कहलाएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्या बात समझ में आई? क्या बात क्लियर हुई? पक्का समझ में आया? एक बात तुम बताओ, तुम ये हमसे पूछ सकते थे कि सर आपने जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया तो आपने उसका हेड Q2 की तरफ ही क्यों बनाया? सही बात है कि नहीं? कि सर आपने जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ किया तो हेड Q2 की तरफ क्यों बनाया? याद रखना, ये आर वेक्टर का हेड उधर होता है जहां पर फोर्स निकालना होता है। अगर हमें 2 पर फोर्स निकालना है तो हेड हम 2 की तरफ करेंगे, 1 पर निकालना है तो 1 पर करेंगे। अकॉर्डिंगली हम उसके बाद ट्रायंगल लॉ लगा के सॉल्व कर लेंगे। मान लो अभी तो हमने F21 निकाला, अगर हमें F12 निकालना रहता तो हम इसकी घुंडी को, इसके हेड को इधर की तरफ बनाते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे निकालना रहेगा, जैसे निकालना रहेगा, अगर हमें 2 पर निकालना है तो हम 2 की तरफ हेड बनाएंगे, 1 पर निकालना है तो हम 1 की तरफ हेड बनाएंगे। आर वेक्टर का हेड उधर होगा जिधर फोर्स निकालना है। और यही जो आपके सामने लिखा हुआ है सर, यही कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है। क्लियर हुआ? एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, आप ले लें स्क्रीनशॉट अगर इसका आपको लेना है तो। ठीक है सर, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, 11th से रिलेटेड ही टॉपिक है, कोई इसमें से खास बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।